फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 43 क्लॉज एच ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023 effective from 1st April 20. This section talks about the deduction which is claimed for the expenses on actual payment basis. This new clause H, small h, is inserted by Finance Act in order to give the benefit to the micro and small enterprise if they make the payment within the specified date specified in this section as per section 15 of the MSME Act. So let's start our topic. Section 43BH is inserted by Finance Act in order to give the claim of the deduction on payment basis, but there is some time limit is specified in these provisions. So what was the time limit? What this section says? There is lots of ambiguity related to this section. So we today we are trying to solve the ambiguities related to this section. So let's start our topic. This section generally inserted with which is related to the payment made to the supplier or creditor on time to claim deduction under section 43BH of the income tax. ये सेक्शन इंसर्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2023 में ये सेक्शन को इंसर्ट किया गया। इसका पर्पस यही था कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को इसका बेनिफिट दिया जाए, सेक्शन 43BH का बेनिफिट दिया। पहले एग्जिस्टिंग प्रोविजंस 43B ए से लेके जी तक क्या बोलता है कि विच प्रोवाइड सर्टेन डिडक्शन ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अगर आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो तभी आप इसका डिडक्शन क्लेम कीजिए, और इसमें कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है जनरल प्रोविजंस में 43B में कि आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो। जब आप एक्चुअल पेमेंट करोगे तब सम ऑफ दी प्रोविजंस है ए से लेके जी तक आप क्लेम कर लीजिएगा। लेकिन इसमें एक और इंसर्ट कर दिया गया एक फर्दर प्रोविजंस कि आप ठीक है एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको एक फर्दर थोड़ा सा बेनिफिट और दे देते हैं कि आप रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट के अंदर अगर आप पेमेंट करते अंदर मार्च इज द फाइनेंशियल ईयर, उस खर्चे का डिडक्शन क्लेम करने के लिए ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर आप मार्च के बाद भी अगर करते हो पर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स के पहले करते हो तो आप उस खर्चे का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 43B ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे। क्लॉज ए से लेके जी तक आप क्लेम कर सकते हो ऑन एक्चुअल। जब आप पेमेंट करोगे तब उस टाइम आप क्लेम कर लीजिएगा, उस ईयर में आप क्लेम कर लीजिएगा डिडक्शन। और प्रोविजंस को एक्सटेंड कर दिया गया कि आपको एक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन मिल जाएगा अगर आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स के पहले अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आप उस असेसमेंट ईयर में उस खर्चे का, इवन यू आर पेइंग आफ्टर द 31st मार्च, आप उस खर्चे का डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन ये जो प्रोविजंस है ना, ये सेक्शन 43BH पे एप्लीकेबल। 43BH बोलता है वहां पे कुछ टाइम लिमिट स्पेसिफाइड कर दिया गया। 43BH में एक टाइम लिमिट स्पेसिफाइड कर दिया गया है टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो फाइनेंस एक्ट 2023 इनकॉर्पोरेट अ न्यू क्लॉज इनकॉर्पोरेट किया गया अंडर सेक्शन 43B के अंदर में। वो 43B क्लॉज H था, वो क्लॉज H इंसर्ट किया गया सेक्शन 43B में। किस लिए? इन ऑर्डर टू प्रमोट टाइमली पेमेंट टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, कि टाइमली पेमेंट हो सके माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का जिससे आप परचेज कर रहे हो, जिस क्रेडिटर से आप परचेज कर रहे हो उनका आप टाइमली पेमेंट कर सको। गवर्नमेंट का इंटेंशन यही है इस सेक्शन को इनकॉर्पोरेट करने का। इन क्लॉज H of section 43B of Income Tax Act which provides that any sum payable by the assessee to micro or small enterprises beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 shall be allowed as deduction only on actual payment basis. अब यहाँ पे एक बोल दिया गया है कि अगर आप इस क्लॉज में क्या बोला गया है, इन क्लॉज H of section 43B of Income Tax Act provides that
क्या बोला गया, एनी सम पेएबल बाय द एसएससी, अगर कोई भी अमाउंट एसएससी पे करेगा टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15। अब टाइम लिमिट जो है यहाँ पे बोल दिया गया बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15। अब सेक्शन 15 में क्या बोला है वो हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्शन 15 में क्या टाइम लिमिट बोला है। तो बोला है कि अगर सेक्शन 43 BH बोलता है कि अगर कोई भी अमाउंट पे कर रहा है एसएससी टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट 2006 shall be allowed as deduction only on actual payment. However, it is also proposed that the provisions of section 43B of the act shall not apply to such payment, means if the amount is paid by due date of furnishing returns of income, it is not allowed in the same year as other provisions of section 43B are allowed. यहाँ पे एक पॉइंट है कि फर्दर जो प्रोविजन था ना 43B का कि आप ठीक है आप एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अगर आप जब पेमेंट करोगे तब आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 43B में एक एक्स्ट्रा प्रोविजन था कि आप अगर आप रिटर्न फाइलिंग के आगे पे कर देते हो तो उस असेसमेंट ईयर में आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन 43BH के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। वही बोला है, however it is also proposed that the provisions to section 43B of the act shall not apply to such payment, means if the amount is paid by due date of furnishing returns of income, it is not allowed in the same year as the other provisions of 43B are allowed. जो other provision 43B का ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न के पहले उस एक्सपेंस वगैरह पेमेंट कर दोगे अलाउ हो जाता, लेकिन ये प्रोविजन 43BH के लिए नहीं एप्लीकेबल है। इट शुड बी अलाउड इन द ईयर इन विच एक्चुअल पेमेंट इज मेड। अगर आपका ड्यू डेट के बाद में अगर आप 45 डेज, सपोज ड्यू डेट है जनरल डेट 45 डेज है, अगर आप उसके बाद पेमेंट करते हो तो आप जिस ईयर में पेमेंट कर रहे हो उस ईयर में आपको उसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 43BH के तहत। तो सेक्शन 15 ये जो डेफिनेशन है 43BH वो बोलता है अगर एनी सम पेएबल बाय द एससी टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ही कवर किया गया है, मीडियम एंटरप्राइजेस को 43BH नहीं कवर करता, सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, और वो एंटरप्राइजेस जो इसमें बोल दिया गया है स्पेसिफिकली बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। अब सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट क्या बोलता है, सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट बोलता है मैंडेट द पेमेंट to the micro and small enterprises within the time as per the written agreement। अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट है तो आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट है तो विच कैन नॉट बी मोर देन 45 डेज, 45 डेज लिमिट स्पेसिफाइड कर दिया गया अगर आपके साथ रिटर्न एग्रीमेंट है विद द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ, तो उसके लिए अगर एग्रीमेंट है तो 45 डेज का टाइम लिमिट दिया गया है। एंड इफ देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट द सेक्शन मैंडेट द पेमेंट शैल बी मेड विद इन 15। सपोज इनवॉइस है, इनवॉइस आपका एक रिटर्न एग्रीमेंट ही माना जाता है, उसमें आपका टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाता है और क्रेडिट पीरियड भी दिया जाता है। क्रेडिट पीरियड जनरली 30 डेज 60 डेज 60 डेज से ज्यादा नहीं होता, लेकिन 30 डेज और 60 डेज होता है। तो अगर आपका लेकिन मैक्सिमम पीरियड एज पर लॉ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपके स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज के साथ आपका एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट है, तो उसका टाइम पीरियड 45 डेज का होगा। लेकिन अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, बिना एग्रीमेंट के आप सेल सप्लायर से माल ले रहे हो, क्रेडिटर से आपने कुछ गुड्स या सर्विसेज ली है, तो उसके लिए 15 डेज का टाइम पीरियड। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो 45 डेज इज द टाइम लिमिट, और विदाउट रिटर्न एग्रीमेंट देयर इज अ 15 डेज इज द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट। Thus, the proposed amendment to section 43B of the Act will allow the payment as deduction only on payment basis. It can be allowed on accrual basis only if the payment is within the time mandate under section 15 of the MSME Act. एक्चुअल पेमेंट आप कर रहे हो आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा, लेकिन एक्रूअल बेसिस पे तभी अलाउ होगा जब आप टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट कर। These amendment will effect from 1st April 2024
and will accordingly apply to the assessment year 24-25 and subsequent. ये अमेंडमेंट इफेक्टिव होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई टू द ऑल असेसमेंट ईयर सब्सिक्वेंट ऑल सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स 24-25 के बाद जितना सब्सिक्वेंट ईयर है सब पे अप्लाई होगा. लेकिन यहाँ पे भी अभी एम्बिग्यूटी है कि ये अभी गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट चल रहा है. बहुत सारे traders or registered MSME, small micro medium enterprises had appealed to the government regarding the extension for the application of these provision सेक्शन 43BH का प्रोविजो आप एक्सटेंड कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आर नॉट राइट नाउ रेडी फॉर दिस amendment. So they had appealed to the government regarding the extension, waiting for the government reply. What is the definition of micro and small enterprises as per clause 43BH? Clause 43BH says that timely payment to micro and medium enterprise, small enterprises. Only micro and small enterprises को ही ये benefit दिया गया, medium enterprises को नहीं दिया गया. Definition of micro enterprises as per section 2 clause H of the MSME Act which say बोलता है कि आप MSME Act के माइक्रो एंटरप्राइजेस को रेफर कीजिए और स्मॉल एंटरप्राइजेस को रेफर कीजिए. और जब हम लोग क्लॉज 2H पढ़ते हैं तो वो बोलता है कि आप सेक्शन 7 ऑफ द MSME एक्ट को रेफर कीजिए. अब सेक्शन 7 ऑफ द MSME एक्ट बोलता है about the turnover and the net investments of the micro enterprises and small enterprises and medium enterprises. सेक्शन 15 बोलता है कि माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आप रेफर कीजिए सेक्शन 2 क्लॉज H एंड M में. और सेक्शन जब आप सेक्शन 2H में पढ़ते हो माइक्रो एंटरप्राइजेस का डेफिनेशन तो वो बोलता है कि आप रेफर कीजिए सेक्शन 7 ऑफ द MSME एक्ट. सेक्शन 7 ऑफ द MSME एक्ट बोलता है रिगार्डिंग द टर्नओवर एंड नेट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. तो टर्नओवर क्या मेंशन है सेक्शन 7 ऑफ द MSME एक्ट. सो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस है जिनका टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़ तक उनका टर्नओवर है एंड नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़. अगर उन्होंने नेट इन्वेस्टमेंट किया है इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर उनका 5 करोड़ होना चाहिए. 5 करोड़ या उससे लेस ही होना चाहिए तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस है. और स्मॉल एंटरप्राइजेस एज पर सेक्शन 2 क्लॉज M ऑफ द MSME एक्ट भी बोलता है रेफर सेक्शन 7 ऑफ द MSME एक्ट जो कि बोलता है नेट टर्नओवर के बारे में और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में ऑफ दी स्मॉल एंटरप्राइजेस. नेट टर्नओवर बोलता है इनका स्मॉल एंटरप्राइजेस का कि आपका नेट टर्नओवर एक्सीड 5 करोड़ बट नॉट मोर देन 50 करोड़. आपका 5 करोड़ से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और 50 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आते हो. और आपका वो एंड एक क्राइटेरिया और देखना पड़ेगा नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है बट नॉट मोर देन 10 करोड़. मतलब आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है तब आप स्मॉल एंटरप्राइजेस हो. और आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस. तो ये डेफिनेशन है माइक्रो एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस एज पर MSME. नाउ बोले हाउ आर द टर्नओवर and investment calculated for classification of enterprises as micro, small and middle. आप ठीक है टर्नओवर आप देख लिया कि 5 करोड़ से कम है तो माइक्रो एंटरप्राइजेस है और 50 करोड़ से कम है तो स्मॉल एंटरप्राइजेस है टर्नओवर. तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे टर्नओवर. टर्नओवर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नेट टर्नओवर बेसिस which means it encompasses the turnover of goods and services minus the export of goods and services. Means turnover कैलकुलेट करने के लिए आपका जितना भी टर्नओवर है जो आप बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते हो टोटल टर्नओवर GSTIN नंबर का जितना भी टर्नओवर है ऑल ओवर इंडिया आप सप्लाई करते हो और आपका टर्नओवर
जो भी नेट टर्नओवर है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको हटा दीजिए, तो वो टर्नओवर आपका कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर है। एक्सपोर्ट टर्नओवर नहीं कैलकुलेट होता। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड इंडिया तो उसको आप हटा दीजिए, बाकी इंडिया में जो भी आप सेल कर रहे हो वो ही आपका नेट टर्नओवर हो। और इन्वेस्टमेंट कैसे आप कंप्यूट करोगे? कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आप कंप्यूट करोगे जो कि आप, अगर आप पुराने आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आपका जो आप पुराने आईटीआर में जो इन्वेस्टमेंट दिखा रखे हो, आप प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज कर रखे हैं उसमें आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू है WDV, उसी को आप कंसीडर करोगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरीज इक्विपमेंट्स। पैरा 4 of the notification number 2119E dated on 26/6/2020 deals with the calculation of investments in plant and machinery. It provides that the calculation of investments in plant and machinery or equipment will be linked to the ITR of the previous year filed under the ITR. तो आप प्रीवियस ईयर में आईटीआर में जो आपने दिखा रखा है आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू है उसी को आप कंसिडर कीजिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर आपका न्यू इंटरप्राइजेस स्टैब्लिश है जिसका आईटीआर फाइल ही नहीं हुआ तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन दे दीजिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी इतना है। तो इन केस ऑफ न्यू इंटरप्राइजेस वेयर नो प्रायर आईटीआर इज अवेलेबल, न्यू इंटरप्राइजेस का तो कोई आईटीआर अवेलेबल नहीं है पर आपको कंप्यूट करना इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू सी वेदर इट्स अ माइक्रो एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस, तब आप कैसे चेक करोगे? वेयर नो प्रायर आईटीआर इज अवेलेबल द इन्वेस्टमेंट विल बी बेस्ड ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द प्रमोटर ऑफ द एंटरप्राइजेस। प्रमोटर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देगा इन ऑर्डर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, and such relaxation shall end after the 31st March of the financial year in which it files its first ITR. जब ITR फर्स्ट फाइल करेगा नेक्स्ट ईयर से आप जब आईटीआर का बैलेंस ले लीजिएगा, पहले साल अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो प्रमोटर से डिक्लेरेशन ले, रिप्रेजेंटेशन लेटर में मैनेजमेंट डिक्लेयर कर देगा कि हम लोग ने इतना इन्वेस्ट किया इन प्लांट मशीनरी। बस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हो। द परचेज वैल्यू of invoice of the plant machinery or equipment where purchased first hand or second hand shall be taken into account excluding GST. तो इनवॉइस आप कलेक्ट कर लीजिए फॉर रेफरेंस अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के साथ आप इनवॉइस भी ले सकते हो फॉर रिटन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। तो इनवॉइस से आपको पता चल जाएगा कि कितना प्लांट मशीनरी परचेज हुआ ड्यूरिंग द एक्सक्लूडिंग जीएसटी, द अमाउंट भी आपको पता चल जाएगा। नाउ टाइम लिमिट फॉर मेक पेमेंट टू द क्रेडिटर, क्या टाइम लिमिट दिया गया? अभी हमने डिस्कस किया टाइम लिमिट। सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट बताता है टाइम लिमिट के बारे में। टाइम लिमिट दिया गया, अगर आपका एग्रीमेंट है तो 45 डेज, विदाउट एग्रीमेंट है तो 15 डेज। चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद तभी अलाउ होगा अगर आपका एनी ड्यूज पेड, अगर कुछ भी पेमेंट करते हो आप इस टाइम के बाद 45 डेज के बाद या 15 डेज के बाद विदाउट एग्रीमेंट के केस में, तब आपको ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होगा उस एक्सपेंसेस का। As per section 15 of the MSME Act, which specifically provide the time limit for payment to the supplier or creditor, where any supplier, यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है? सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट, वेयर एनी सप्लायर, सप्लायर के बारे में बोला, कोई भी सप्लायर जो सप्लाई एनी गुड्स एंड रेंडर सर्विसेज टू एनी बायर, द बायर शैल मेक पेमेंट, बायर को पेमेंट करना पड़ेगा, देयरफॉर ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन देम, between him and the supplier in written, or where there is no agreement in these behalf before the appointed date. अगर रिटन एग्रीमेंट है तो कौन से डेट के अंदर उनका रिटन एग्रीमेंट है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो अपॉइंटेड डेट के पहले उनको पेमेंट करना। तो प्रोवाइडेड दैट इन नो केस द पीरियड एग्रीड अपॉन बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर इन रिटर्न शैल एक्सीड 45 days from the date of acceptance or date of deemed acceptance। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द बायर एंड द सप्लायर, रिटन एग्रीमेंट है
कि आपको पेमेंट करना विद इन 60 डेज, लेकिन लॉ बोलता है कि 45 डेज के अंदर ही आपको पेमेंट करना, तो आपको 45 डेज के अंदर ही पेमेंट करना है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कोई वैलिड नहीं रहता। लॉ जो बोलेगा वही प्रिवेल करेगा। सो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, लॉ बोलेगा वही प्रिवेल करेगा। तो लॉ बोलता है 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। अब डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस क्या है वो हम लोग डेफिनेशन। Section 2B of the MSME Act says about the appointed date. Appointed date means the day following immediately after the expiry of the period of 15 days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance of any goods or services by the buyer from a supplier. Thus, the appointed date means the day immediately following the 15 days of the date of acceptance of goods or date of deemed acceptance of goods. मतलब आपको अपॉइंटेड डेट के पहले ही पेमेंट करना है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है मतलब बिफोर 15 डेज के पहले ही पेमेंट करना फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है? एज पर सेक्शन 2B of the explanation 1 provides, explanation 1 provides the date of acceptance means the day of actual delivery of goods or rendering of, जिस दिन आपने एक्चुअल डिलीवरी की गुड्स की या सर्विस की, या where any objection is made in written by the buyer regarding acceptance of goods or services within 15 days from the date of the delivery of goods or rendering of services, the day on which such objection is removed by the supplier. So अगर आपका गुड्स प्रॉपर नहीं है और आपने रेज किया ऑब्जेक्शन, किसने? बायर ने, रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ, कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस गुड्स एंड सर्विसेज को विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, तो जिस दिन वो सप्लायर उस ऑब्जेक्शन को रिमूव, डे ऑफ एक्सेप्टेंस। सो जनरली जिस दिन आपने गुड्स डिलीवर किया या सर्विस को आपने रेंडर किया उस दिन का डेट डे ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाता है। वो जिस दिन आपने गुड्स सप्लाई किया या रेंडर किया वो डे ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और अगर आप कुछ ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो जिस दिन आपने ऑब्जेक्शन रिमूव किया है वो दिन डे ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और उस दिन से लेके विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है। और सेक्शन 2B explanation 2 provides the day of deemed acceptance means when no objection is made in written by the buyer regarding the acceptance of goods or services within 15 days from the date of the delivery of goods or rendering of services, the day of actual delivery of goods or services rendered. So when no objection is made in written by the buyer regarding the goods or service within 15 days of the date of delivery, the buyer shall be deemed to have accepted the goods or service. अगर आपके पास गुड्स डिलीवर हुआ, आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया 15 दिन के अंदर, तो मान लेंगे कि बायर ने उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया या सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया। तो वही बोला है when no objection is made in written by the buyer regarding the acceptance of goods or services within 15 days from the date of delivery, जिस दिन आपने डिलीवर किया गुड्स उसके 15 दिन के अंदर अगर बायर ऑब्जेक्शन रेज करता है तो जब ऑब्जेक्शन क्लियर रिमूव करेगा सप्लाई वहां से कैलकुलेट होगा 15 डेज। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता है तब मान लेंगे कि ये डीम्ड। सो फॉर एग्जांपल वे गुड्स आर सप्लाइड एंड एक्सेप्टेड, अगर आपने गुड्स सप्लाई हुआ आपके पास और एक्सेप्टेड ऑन 30 मार्च 2024 and due date for payment under section 15 of the MSME Act shall be computed as follows. Date of acceptance of supply है 30 मार्च 30 मार्च 2024। क्रेडिट पीरियड इसका दिया गया एज पर द एग्रीमेंट, 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया गया, एग्रीमेंट किया गया दोनों बायर एंड सेलर के साथ और एग्रीमेंट में 30 डेज का पीरियड है। एज पर लॉ 45 डेज है बट उनका एग्रीमेंट है कि हमारा पेमेंट आ जाना चाहिए विद इन 30 डेज। तो इसका ड्यू डेट क्या होगा? मैक्सिमम 45 डेज, पर यहाँ पे तो 30 डेज के अंदर आप पेमेंट कर सकते हो। तो इसका ड्यू डेट कौन सा होगा?
ड्यू डेट होगा 20 अप्रैल 2024 एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट में दिया वही ड्यू डेट ऑफ फॉर पेमेंट हो। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सप्लाई, सप्लाई अगर आप कर रहे हो, सपोज आपने सप्लाई किया ऑन 30 मार्च 2024 और यहाँ पे क्रेडिट पीरियड 60 डेज का दिया गया है, दैट इज ये लॉ में 45 डेज है, पर आपका एज पर एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सप्लायर 60 डेज। इवन एग्रीमेंट आपने 60 डेज का किया है, लेकिन आपको अलाउ होगा 45 डेज के अंदर। ड्यू डेट कैन नॉट एक्सीड 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब तो आपका ड्यू डेट कब होगा? 30 मार्च प्लस 45 डेज वहां से कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो 30 मई तक ही आपको ये ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है। उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका अलाउंस मिलेगा, उस एक्सपेंसेस का आपको मतलब मार्च के अंदर में उसका अलाउंसेस नहीं मिलेगा। और अगर आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन द बायर एंड सेलर और आपने सप्लाई किया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सप्लाई आपका 30 मार्च 2024 है, तो 15 डेज कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज एज पर द लॉ, तो इसका ड्यू डेट होगा 13th April 2024। In the absence of agreement, the due date cannot exceed 15 days. 15 डेज से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता इन केस ऑफ अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो, और एग्रीमेंट के केस में 45 डेज से ज्यादा। Now, what steps to be followed for identifying whether an entity is an micro, small, medium enterprises or not? क्या steps आप follow करोगे in order to identify कि आपका creditor जो है वो micro, small, medium enterprises है, उसका due date 45 days से extend हो रहा है कि नहीं, और SSC can identify that it supplies micro और small enterprise, कैसे identify करेगा? जो एसएससी है वो अपने सारे सप्लायर से सारी डिटेल्स मंगाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मंगाएगा कि वेदर दे आर कवर्ड अंडर माइक्रो एंटरप्राइजेज और स्मॉल एंटरप्राइजेज, ऐसे क्लासिफाई करेगा in order to check whether they are micro enterprises or small enterprises, whether they are registered under उद्यम रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दिया गया in order to check whether they are micro or small enterprises or not, whether they are registered under उद्यम, ये लिंक भी दिया गया in order to check whether they are registered or not। आप इस लिंक में जाके चेक करोगे तो स्टेट वाइज आपको सारा जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज है उनका लिस्ट मिल जाएगा, तो आप उससे भी चेक कर सकते हो। और आप कंफर्मेशन भी ले सकते हो क्लाइंट से, एक कंफर्मेशन लेटर ले लीजिए क्लाइंट से, वेदर दे आर रजिस्टर्ड, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अलोंग विथ सर्टिफिकेट ऑफ एमएसएमई, वो जो सर्टिफिकेट का एक जेरोक्स कॉपी ले लीजिए, और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म में कंफर्मेशन लेटर के में साइन विद द मैनेजमेंट, वो कॉपी ले लीजिए। टेकन कंफर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट इन कंफर्मेशन लेटर, और आप गूगल फॉर्म के थ्रू भी क्लाइंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते। तो आप ऐसे एसएससी को आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने सप्लायर्स को कि वो माइक्रो है कि स्मॉल एंटरप्राइजेज है कि मीडियम एंटरप्राइजेज है, या आप खुद से भी उद्यम रजिस्ट्रेशन उसमें जाके चेक कर सकते हो कि आपका जो क्रेडिटर है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। और आप फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसका टाइम जब लिमिट को चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे कि आपका जो क्रेडिटर है उसका टाइम लिमिट पहले तो रजिस्टर्ड है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए आप तो या तो आप डायरेक्ट लिंक में चल जाइए उधर से चेक कर लीजिए, या कंफर्मेशन मंगा लीजिए क्लाइंट से इन कंफर्मेशन लेटर, या आप क्लाइंट का डाटा थ्रू गूगल फॉर्म से भी मंगा सकते हैं। तो उससे आपको जितने भी क्रेडिटर रजिस्टर्ड है और नॉन रजिस्टर्ड है उसको आप बाइफरकेट कर लीजिए, फिर उसको उस पर आप लेजर स्क्रूटनी कीजिए कि वो 45 डेज कौन कौन से क्रेडिटर आपके 45 डेज के ऊपर जा रहे हैं उनको पहले पेमेंट कराइए, तो आपको ऑन पेमेंट बेसिस आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो एक्सपेंसेस का विद इन ड्यू डेट। सो रेगुलरली कंडक्ट लेजर स्क्रूटनी ऑफ द क्रेडिटर फ्रॉम योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर है उसमें टैली है, ईआरपी है, या कोई भी सॉफ्टवेयर ओरेकल है, उसमें आप क्रेडिटर का स्क्रूटनी कीजिए, उसमें आप एजिंग एनालिसिस कीजिए टू फाइंड आउट द क्रेडिटर
ड्यू फॉर मोर देन 45 डेज, अगर आपका एग्रीमेंट है तो 45 डेज का चेक लगाइए, अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज का चेक लगाइए, और फिर चेक कीजिए कि किसका पेमेंट बियॉन्ड 45 डेज जा रहा है, उनको पेमेंट करवाइए, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा in the year in which you had done the payment. So creditor identified above is required to be paid whose due date is over, जिसका over हो रहा है beyond 45 days in case of where agreement exists and within 15 days if no agreement. अगर agreement है तो 45 days का चेक लगाइए और agreement नहीं है तो 15 days का चेक लगाइए creditor के केस में, और फिर उनका पेमेंट करवाइए तो आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन। वेदर ट्रेडर्स आर कवर्ड और नॉट, क्या ट्रेडर कवर्ड है अंडर इन ऑर्डर टू क्लेम दिस बेनिफिट अंडर सेक्शन 43BH में? तो 43BH जनरली टॉक्स अबाउट द टाइम लिमिट, जनरली टॉक्स अबाउट द माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का डेफिनेशन जनरली टॉक्स अबाउट द टर्नओवर के वाले। टाइम लिमिट के लिए आप स्पेसिफाई कीजिए सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। सेक्शन 15 में आप अगर पढ़ोगे तो वो सप्लायर का डेफिनेशन को रेफर करने बोलते हैं कि सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट विच स्पेसिफिकली प्रोवाइड द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट टू द सप्लायर और क्रेडिटर। ये डेफिनेशन है वेर एनी सप्लायर सप्लाई, ये सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट बोलता है वेर एनी सप्लायर, या सप्लायर बोल दिया स्पेसिफिकली, सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स or render any service to a buyer, the buyer shall make payment therefore on or before the date agreed upon before between him and his supplier in written, or where there is no agreement in these behalf before the appointed date. और सप्लायर का डेफिनेशन में आप जाओगे ना तो सप्लायर जनरली, सप्लायर ऑफ एमएसएमई एक्ट के डेफिनेशन में जाओगे तो वो जनरली टॉक्स अबाउट द रजिस्टर्ड सप्लायर, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड है। और ट्रेडर्स आर नॉट कवर्ड, जनरली नॉट, traders are not registered. So Income Tax Act 1961 does not provide clarity on these points. Hence we need to refer MSME Act. क्योंकि इनकम टैक्स तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को कवर किया है, ट्रेडर के बारे में कुछ बोला नहीं है, और टाइम लिमिट बता दिया गया है कि आप सेक्शन टाइम लिमिट के लिए आप सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट को फॉलो कीजिए। सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट जनरली टॉक्स अबाउट द where the supplier supplies goods beyond the time limit, तब उसका टाइम लिमिट 45 days और 15 days in case of 45 days in case of agreement and 15 days in case of no agreement. So यहाँ पे as the below mention means कोई clarity नहीं है regarding the trader, तो as per the below mention office memo, जो एक गवर्नमेंट ने एक ऑफिस मेमो इशू किया बाई मेमो नंबर क्या था 5 clause 2 of 2021 में EP and GP पॉलिसी ये issued by the department dated on 2 जुलाई 2021 में ये इशू किया गया मेमो, ऑफिस मेमो। वहां पे डिसाइड किया गया टू इंक्लूड रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर एज एन एमएसएमई। वहां पे बोला गया कि रिटेल एंड होलसेल traders are also be treated as an MSME and they are allowed to be registered, वो भी registered हो सकते हैं as उद्यम registration portal में। Traders are also allowed to be registered under as उद्यम registration portal, तो यहाँ पे registered हो सकते हैं वो traders, but however the benefit to the retail and wholesale trader MSMEs are to restrict to the priority sector lending only। यहाँ पे बेनिफिट देने का बाद जब आप रजिस्टर्ड हो सकते हो, लेकिन आपको बेनिफिट जो मिलेगा, बेनिफिट टू द रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर एमएसएमई, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया टू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ओनली, कि उसे वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, इंक्लूड कर लिया रिटेलर एंड होलसेल ट्रेडर्स को, लेकिन उनको जो बेनिफिट दिया गया है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है टू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ओनली एज पर दिस ऑफिस मेमो। इसका लिंक भी प्रोवाइड किया गया उद्यम रजिस्ट्रेशन government.in doc, आप देख लीजिएगा, इसमें ये मेमो है ऑफिस मेमो, जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि बेनिफिट
to retail and wholesale trader MSMEs are to be restricted to priority sector lending only. उनको सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग तक ही बेनिफिट मिलेगा, वो और फर्दर बेनिफिट उनको कुछ नहीं मिलेगा. गवर्नमेंट फर्दर क्लेरिफाइड बाय इट्स नोटिफिकेशन डेटेड ऑन 1st September 2021 that the benefit to retail and wholesale trader MSME are restricted to priority sector lending only, and other benefits including provision of delayed payment as per MSME Act 2006 are excluded. Means benefit of delayed payment उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ priority sector. तो there is an ambiguity regarding the clarity whether traders are not covered. As per this office memo, traders are not covered. Even they are registered as an MSME, their registration is restricted to the priority sector lending only. So they are not covered under section 43BH. In order to take the benefit of 43BH, they are not covered as per these clarification given by the government. Whether section 43BH of the income tax will apply on the taxpayer who opt for presumptive taxation under section 44AD. बोलता है कि यहाँ पे section 43BH of the income tax act apply होगा to the taxpayer अगर वो ऑप्ट करते हैं presumptive taxation under section 44AD. 44AD generally given to the presumptive taxpayers, एंड वहां पे एक बेनिफिट दिया गया कि अगर आप ज्यादा, ये 44AD का मेन मोटो क्या था गवर्नमेंट का इंसर्ट करने का, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कंप्लायंसेस ऑन द टैक्स पेयर्स फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, and if they opt for presumptive basis, generally 90% taxpayers in general, अगर वो ऑप्ट करते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे, गवर्नमेंट का इंटेंशन था 44AD को ये बेनिफिट देने के, 44AD इंट्रोड्यूस करने का इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कंप्लायंसेस टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट. और आप अगर डिजिटली पेमेंट कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन वैसे ही 2 करोड़ से 3 करोड़ लिमिट दे दिया गया है. और गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि ज्यादा से ज्यादा स्मॉल और जो इंटरप्राइजेज है, they are not maintaining books of accounts, so they are file their returns on presumptive basis. If they are not preparing these financials, it is अगर वो financial general cases में जो assessees है who opt for presumptive taxation, they are not preparing their books of accounts. They don't want to take the burden to prepare the maintenance of books of accounts. In general, 90% of the taxpayers are not preparing their books of accounts, their financials, and they file their returns on presumptive basis. So if they are not preparing their financials, how could the creditor analysis is possible if they are not preparing their data? So it is not possible for them to analyze the creditor. So according to this, if they are opting for presumptive taxation, 43BH is not attracted on these provisions because it is not possible, and they will not get the benefit of 43BH because for this section proper analysis of creditor is required, which is not found if the books of accounts are not maintained. So 43BH required. Generally 43BH what requires? It requires the proper analysis of creditors to make payment on timely basis. In order to make payment to the creditor on timely basis, they has to maintain the proper books of accounts in order to analyze the creditor, whether they become due within 45 days if agreement is there, if agreement is not present, then within 15 days. So how analysis is possible if they are not maintaining books? And in order to apply 44BH, proper analysis of creditor is required, and for that proper maintenance of books is required. So hence, as per my view, section 43BH will not apply on presumptive basis under section 44AD, which overrides section 43BH. Section 44AD overrides 43BH.
because for section 43BH there is a requirement to prepare proper books of accounts and proper analysis of creditors is required. And if they are not preparing, if they opt for presumptive basis, most of the taxpayers who opt for presumptive basis, they are not preparing their financials, so analysis of creditor is not possible for in practical scenario. Should terms mentioned on the invoice or purchase order be treated as an agreement? जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस परचेज इनवॉइसेस में या परचेज ऑर्डर में आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किया है, क्या उसको आप एग्रीमेंट मान सकते हैं? तो एमएसएमई एक्ट बोलता है डज नॉट डिफाइन, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया गया कि आपको एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, एक कोई टर्म एग्रीमेंट के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया. Thus it can be said that agreement can be written, agreement written भी हो सकता है, oral भी हो सकता है. In common parlance, an agreement means one person makes an offer. जनरल डेफिनेशन क्या होता है एग्रीमेंट का? एक पर्सन ऑफर कर रहा है, दूसरा पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है, whether in the form of invoice, whether in form of services. So it includes terms like due dates, acceptance of goods, services, consequent for late payments, and dispute resolution. So if the invoice or purchase order, invoices or purchase order has these details, it can be seen as an agreement. So अगर invoice में और या purchase order में ये सारे details है, where one person is making an offer and another person is accepting the offer, which includes the terms, which includes the due date, which include the acceptance of goods along with the terms and conditions, consequences for the late payments. So if all the things are mentioned in the invoices or purchase order, it can be treated as an agreement. It can be seen as an agreement. Now definition of suppliers and MSME Act. Supplier का definition हम लोग पढ़ेंगे as per हम लोग ने time limit पढ़ा वो जो कि section 15 बोल रहा है. Section 15 specifically says that the supplier supply goods and services to the micro and small enterprises. अब वो supplier का definition क्या बोलता है? section कौन सा section बोलता है? section 2N in the Micro and Small and Medium Enterprises Development Act 2006. Section 2N of the Micro and Small Medium Enterprises MSME Act बोलता है, which talks about the definition of supplier. Supplier means a micro or small enterprises which has filed a memorandum with the authority referred to in subsection 1 of section 8 and includes जो मेमोरेंडम फाइल करे विद द अथॉरिटी रेफर्ड टू इन सेक्शन 8(1) ऑफ द एमएसएमई एक्ट. तो मेमोरेंडम फाइल मतलब जो रजिस्टर्ड एंड द अथॉरिटी, और इंक्लूड क्या किया है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड एनी कंपनी, कोई भी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट और बॉडी by whatever name called, registered or constituted under any law for the time being in force, registered होना चाहिए, and engage in selling goods produced by micro or small enterprises and rendering services which are provided by the such enterprises. So micro and small enterprises जो registered हो वही supplier है. तो जनरली रजिस्टर्ड सप्लायर को ही कवर किया गया as per this MSME, as per section 43BH talks about the registered supplier only. Will the GST component be disallowed if the sum payable to the MSME attract section 43BH disallowances? क्या GST का कंपोनेंट डिसअलाउ होगा अगर आप कुछ पे कर रहे हो MSMEs को? In order to attack 43BH, अगर कोई भी खर्चा आप बुक करते हो PL में तो उसका आपको ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे 43BH में मिल जाएगा. वो अगर आपका खर्चा रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स है और सर्विसेज है.
फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो कि इंक्लूड करेगा जीएसटी। अगर इनवॉइस में जीएसटी इंक्लूड है तभी अगर उसको आप पीएल में डेबिट कर रहे हो तब। लेकिन अगर उस जीएसटी का अगर आप इनपुट क्रेडिट ले रहे हो और फिर उसको आप पीएल में भी डेबिट कर रहे हो तो दो तरह से आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आप उसका इनपुट क्रेडिट ले रहे हो तो आप बैलेंस शीट में इनपुट क्रेडिट दिखाओगे, तो आप पीएल में नहीं कर रहे हो उसका डेबिट। तो अगर आप इनपुट क्रेडिट ले रहे हो तब आप जीएसटी को कंपोनेंट को एक्सक्लूड कर दीजिए, सिर्फ आपने जो परचेज अमाउंट पे किया रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग जीएसटी उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनपुट क्रेडिट नहीं लिया, पूरा अमाउंट को आपने पीएल में डेबिट कर दिया एज एन एक्सपेंस और आपने क्रेडिट नहीं लिया है, तब आप उसका जीएसटी का भी आप ले सकते हो, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सो वही बोला है, द सम पेएबल टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इंक्लूड जीएसटी. These allowances is restricted to the amount excluding GST if the GST is claimed as input tax credit in the books of accounts. अगर आपने input credit लिया है तो आप exclude करके बाकी के amount को claim कर सकते हो. However, if the buyer opt not to claim input credit under GST and treat it as an expenses in the profit and loss account, deduction against GST will only be allowed based on actual payment. तो जीएसटी का डिडक्शन ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही आपको मिलेगा अगर आपने उसको एक्सपेंस ट्रीट किया है। आर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43BH एप्लीकेबल टू नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर? सेक्शन 43BH अप्लाई होगा नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर पे। हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ाई है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे एम्बिगिटी है कि देयर इज अ ह्यूज एम्बिगिटी अबाउट वेदर नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर विल गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 43BH और नॉट, बट एज पर पैरा 2 ऑफ द नोटिफिकेशन प्रोवाइड दैट एनी पर्सन who intend to establish a micro, small or medium enterprises, उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बेस्ड ऑन दिस सेल्फ डिक्लेरेशन with no requirement to upload documents, papers, certificate or proofs. The word may used in the notification indicates that it is not mandatory for an enterprises to get registered to establish itself as an MSME. However, section 43BH MSMEs में ऐसा कुछ वर्ड कुछ नहीं है कि उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को। लेकिन सेक्शन 43BH मेंशन सेक्शन 15 ऑफ द MSME एक्ट which talks about the delays in the payment to the supplier. Section 2N defines supplier to mean the micro small enterprises that has filed a memorandum with authority referred to in section 8(1), that is Udyam registration. So without registration on Udyam portal, section 15 of the MSME Act may not be involved for disallowances under section 43B of the IT Act. So यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपको रजिस्टर्ड ये प्रोविजंस जो है सिर्फ रजिस्टर्ड सप्लायर के ऊपर एप्लीकेबल है, नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ट्रेडर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये प्रोविजन। ये सिर्फ ये जो बेनिफिट मिलेगा टाइम लिमिट का है सिर्फ रजिस्टर्ड सप्लायर है। बिकॉज डेफिनेशन सेक्शन 43B बोल दिया गया कि आप रिफर कीजिए सेक्शन 15 ऑफ द MSME एक्ट जो कि टॉक्स अबाउट द डिलेज इन द पेमेंट, टाइम लिमिट बताता है और बोलता है कि आप टाइम लिमिट के लिए विच टॉक्स अबाउट डिले इन पेमेंट टू सप्लायर। और सप्लायर का आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो बोलेगा कि means to micro and small enterprises that has filed a memorandum, जो वही सप्लाई इंक्लूड होंगे जो कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज है जो मेमोरेंडम फाइल करते हैं विद द अथॉरिटी रिफर टू इन सेक्शन 8(1). मींस इसका मतलब यही हुआ कि जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वही इंक्लूड है इन ऑर्डर टू टेक दिस बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 43BH। जो नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर और ट्रेडर है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन they are not included. Is the disallowances under section 43B applicable
इफ सप्लाईज आर मेड बिफोर ऑब्टेनिंग, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे, मतलब अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो आपका क्या 43BH अप्लाई हो जाएगा? सेक्शन 43BH विल नॉट अप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू पेमेंट फॉर सप्लायर। अगर आप किसी सप्लाईज के लिए पेमेंट कर रहे हो मेड बिफोर द डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, मीन्स यही है सिंपल कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और वो रजिस्ट्रेशन लेगा, उसके पहले तो ये 43BH अप्लाई हो जाएगा क्या? नहीं होगा। He would be registered as micro enterprises only from the date of obtaining. वो माइक्रो एंटरप्राइजेज तब होगा जब वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा एंड तभी ये सेक्शन ऑपरेट होगा। और ये सेक्शन नॉट ऑपरेट रेट्रोस्पेक्टिवली, इट ऑपरेट प्रोस्पेक्टिवली, मीन्स रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ये सेक्शन अप्लाई होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इसका कोई इफेक्ट नहीं है। You would be regarded as a micro enterprise only from the date of obtaining such registration as उद्यम registration and does not operate retrospectively. तो retrospective effect नहीं है, इसका registration के बाद ही effective हो। How can SSE ensure their supplier do not transition from a micro or small to a medium enterprise or vice versa? Means अगर कोई SSE कैसे अपने को इंश्योर करेगा कि उनका सप्लायर जो है वो माइक्रो से मीडियम एंटरप्राइजेज में है या मीडियम से माइक्रो, तो हर साल एसएससी क्या करेगा ना, अपने जो सप्लायर है उनसे सर्टिफिकेट मांगेगा कि आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दीजिए कि आप माइक्रो है या मीडियम है या स्मॉल एंटरप्राइजेज है, आप स्विच तो नहीं कर रहे फ्रॉम माइक्रो टू स्मॉल। तो हर साल वो चेक लगाएगा अपने, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी वो चेक लगाएगा इन ऑर्डर टू कि वेदर उनके जो सप्लायर्स है, द उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में सब लिखा रहता है कि वो माइक्रो जो सप्लायर है वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, और ईयर वाइज सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। दस उद्यम रजिस्ट्रेशन इज ओनली एक्सेप्टेबल एविडेंस, वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा अपने सप्लायर से, यही एक एक्सेप्टेबल एविडेंस है ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइजेस स्मॉल स्टेटस ऑफ द सप्लायर चेक करने का। द बायर एंटिटी शुड आस्क फॉर सच अ सर्टिफिकेट, सो बायर सर्टिफिकेट लेगा एवरी ईयर टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द सप्लायर इन दैट, उस ईयर क्या स्टेटस है सप्लायर का, वो उनसे सर्टिफिकेट मांगेगा, वो सर्टिफिकेट के थ्रू ही वो चेक कर सकता है वेदर दे आर माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस और मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पे बोला है नो इम्पैक्ट ऑफ दिस सेक्शन 43BH ऑन दी बिलो मेंशन सिचुएशन। 43BH का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा इन दिस सिचुएशन। According to an expert, the invoice issued before 1st April 2023, ये अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट 2023 में और ये इफेक्टिव है विथ इफेक्ट्स फ्रॉम 1st April 2024। लेकिन अगर कोई भी इनवॉइस इशू हुआ है बिफोर 1st April 2023 के पहले, एज वेल एज आउटस्टैंडिंग ड्यू डेट उसका 31st March 2023 था, रिमेन अनअफेक्टेड बाय द अमेंडमेंट, वो उसका कोई इफेक्ट नहीं है बिकॉज ये इफेक्टिव ही विथ इफेक्ट्स फ्रॉम 1st April 2024 है। And no check or consequences applies to delay its payment to MSME during the financial year if the payment are settled, वो उनका पेमेंट अगर सेटल हो जाता है बाई March 31st 2024, उसमें इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा और कोई कंसिक्वेंसेस भी नहीं होगा फॉर डिले पेमेंट्स। अगर कोई भी ड्यूज है बिफोर मार्च 31st मार्च का और कोई भी इनवॉइस इशू आफ्टर 31st मार्च दैट इज 1st April और उसका पेमेंट है हुआ है March 31st 2024 तक, तो ये अमेंडमेंट जो इफेक्टिव है ना वो 1st April 2024 है। तो इसके पीरियड में अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो ये सेक्शन प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। दीज इवन ये फाइनेंस एक्ट 2023 में आया है पर इफेक्टिव तो 1st April 2024 से हो रहा है। So these implies that if an invoice raised on April 1st 2023, it is paid on
March 31st, 2024. After a full year, the expense will be permissible and consequently there is minimal impact on payment delay during the year or delay in settling the previous as he said. Moreover, he said the buyer responsibility is to settle all invoices as of 30. Buyer का responsibility क्या है कि वो जो 16 Feb 2024 में जो इनवॉइस इशू किया है ना उसको चेक करना. Buyer responsibility is to settle all invoices as of 16 Feb 2024 where 45 days agreement and जो invoice issue किया उसने उसको settle करे and invoice issued on 17 March 2024 क्योंकि 16 फेब को हुआ तो 45 डेज के अंदर अगर एग्रीमेंट है तो और 17 मार्च है नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट एग्जिस्ट विद इन द फिजिकल ईयर एंडिंग बाय बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही चेक लगाना है बाय एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024 तो उस साल आप उस खर्चे का क्लेम ले. अगर आपने नहीं किया है इसको तो आपको फिर इस साल नहीं मिलेगा. नेक्स्ट ईयर जिस साल आपने पेमेंट किया उस साल मिलेगा उसका डिडक्शन on actual payment basis. Section 43BH. Is Finance Minister revising the new rules for payment to the MSME within 45 days? बहुत सारे जो taxpayers है they are not aware of these provisions and they appeal to the government regarding the postponement of this section 43BH implementation from 1st April 2024 to 1st April 2025 to provide these traders with 1 year deferral period. मतलब बहुत सारे जो MSMEs है micro and small enterprises they are not aware of these provisions and they are not ready to apply these provisions. So they had appealed to the government regarding the postponement for the implementation of these section 43B. They want a 1 year deferral period. Section 43B amended under Income Tax Act to insert a clause H by Finance Act 2023 to address the issues of delayed payment faced by the MSMEs from their buyers is likely to be revised by the government. Government trying to revise these provisions, the clause to be effective from 1st April, though this clause is effective from 1st April 2024, disallow expenses to the buyer on invoice from micro, small, medium unless paid within 45 days where agreement exists and within 15 days if there is no agreement. The government is considering the request to see if there is any scope of amendment to the clause so that the credit cycle of MSMEs is not disturbed and those not aware of the changes get ample time to avoid any probabilities of liabilities. So let's see what government do. So I had tried to discuss most of the situation related to section 43BH. So if you like, please share, subscribe my channel. Thanking you for watching my video. Please like, share and subscribe.